नाज़रीन, आप देख रहे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उषा फकीर और मैं सब मौजूद है हमेशा की तरह तो सीनियर जर्नलिस्ट फरूख दादी। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूं, अपना सुनाइए। मैं ठीक ठाक हूं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। तमाम इदारों ने GIT के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अटॉर्नी जनरल भारत कश्मीरियों की तहरीक आजादी को दहशतगर्दी का रंग दे रहा है। पाकिस्तान और आमिर सुहेल का क्रिकेट टीम की जीत पर मुतनाज़ा बयान। चेयरमैन PCB की मजम्मत। टॉप स्टोरीज आपने देखी। आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल्स। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर है 051-921-2643, दूसरा नंबर है 051-921-2644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं GIT की रिपोर्ट के हवाले से। GIT ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि तमाम के तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो किसी न किसी तरीके से जो है अदम ताउन कर रहे हैं या फिर GIT के साथ जो ताउन करना चाहिए, जो दस्तावेजात मांगी जाती हैं वो बरवक्त टाइम पे नहीं दी जाती। आज अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ साहब ने GIT के हवाले से जो इतराजात हैं उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट में अपना ये बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसमें कहा गया है कि ये बयान सरासर झूठ पे मबनी है और तमाम के तमाम सरकारी इदारे जो हैं वो पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं GIT के साथ। उनका ये कहना था कि IB ने बिलाल रसूल और उनकी अहलिया का जो अकाउंट है, जो फेसबुक अकाउंट है, ना तो वो हैक किया है और ना ही वो ऐसा करने का सोच सकते हैं। इसके साथ साथ NAB के मुताबिक उन्होंने इरफान मलंगी को बहुत पहले नोटिस जारी कर दिया था। SECP पे इल्जाम लगाया गया था GIT की जानिब से कि जो हमने मवाद मांगा है वो नहीं दे रहे हैं या फिर दे रहे हैं तो रद्दो-बदल करें। तो इसके हवाले से भी अशतर उसाफ साहब ने कहा है कि SECP ने ये जो इल्जाम है सरासर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि बहुत कम टाइम होने के बावजूद जितना भी हमसे मवाद मांगा गया है वो हमने फराहम भी किया। उसके साथ साथ किसी भी किस्म के रद्दो बदल का जो है सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से इल्जाम लगाया गया था कि शायद वहां से गवाहान को कहा गया है कि आप अपने बयानात जो है वो चेंज कर दें, या फिर ये कहा जाता है किसी न किसी किस्म का प्रेशर डाला गया है या रद्दो बदल करने का कहा गया है। तो वो इल्जामात भी आज अशतर उसाफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर जो है मुस्तरद कर दिए। नाज़रीन, इसके अलावा आज ये तो बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो कि PTI के हुए हैं। क्या वजह है कि इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं इस वक्त PTI के जो कारकुन हैं, लेकिन अगर वोटिंग की बात की जाए, वोट की बात की जाए तो वो आटे में नमक के बराबर में हमें नजर नहीं आया। इसकी वजह क्या है? दोनों जो सेगमेंट्स है उनको इसी एक सेगमेंट में हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के हवाले से। पर फिर वही GIT का मसला, वही बात हो रही है। GIT ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इदारे हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, अगर ताउन करते हैं या मवाद हमें देते भी हैं तो टाइम पे नहीं मिलता, अगर टाइम पे मिलता है तो रद्दो बदल होता है। SEC पे भी बात भी की गई है, NAB पे बात भी की गई है, IB पे भी बात की गई है, इस तरह के इदारों पर बात, और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पे भी बात की गई है। इस तरह के तमाम इल्जाम आए। अशतर उसाफ साहब ने तमाम के तमाम इल्जाम जो हैं वो मुस्तरद कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब भी पेश किया। किस तरह से लग रहा है ये, किस तरह चीजें जा रही हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में जो ये लिटिगेशन का प्रोसेस है, जहाँ पे कोर्ट पे जाके अगर किसी ने कोई प्रेयर दी है और उसका जवाब आ गया है, तो हमें अभी आगे देखना है कि उसके बाद जो है व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी की सारी मुंतज है कि वो किसके जवाब को सही मानती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये जो सारी चीजें बॉल टू बॉल कमेंट्री जो हम दूसरे चैनल्स पे भी देख रहे हैं, मैं उससे थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ और मैं ये चाहूंगा कि ये इस्तेहकाक है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसके ऊपर फैसला करे। जब वो फैसला कर लेंगे किसका मौक़िफ़ सही है तो उस पर तबसरा करेंगे। लेकिन फरूख, अभी से जिस तरह से आपने कहा था कि GIT का जो बात है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, सारा कुछ डिस्कस भी किया जा रहा है, हमें ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की फिजा हो जाती है कि इल्जामात लगाए जा रहे
रहे होते हैं या इदारों की बात की जा रही थी कि इदारे ताउन नहीं कर रहे होते, तो कल जो भी फैसला आएगा फरूख, तो क्या ये इन इल्जामात जो हैं ये कल कोई भी पार्टी जो है अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, मामला ये है कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर मिसकंस्ट्रू कर लिया जाता है ना चीजों को। मिसाल के तौर पे अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने मांगा है और मैं आपको नहीं दे पाया तो समझा जाएगा कि शायद मैं कोई रद्द बदल कर रहा हूँ या 2 नंबरी कर रहा हूँ। असल में ये होता है कि आपके यहाँ पूरा सिस्टम है ब्यूरोक्रेटिक, और उसके अंदर फाइलें मूव करते हुए, चीजों को आगे पीछे करते हुए, पहुंचाते हुए बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके अंदर अगर ये जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लैरिफाई जो है वो कर दिया जाएगा। जहाँ तक आपने हैकिंग की बात की, मेरे ख्याल में हैकिंग के ऊपर थोड़ा सा जो है ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर लेना बेहतर होगा। उन अकाउंट्स के अंदर जो है सारे का सारा कहीं ना कहीं कोई फिंगरप्रिंट्स मौजूद होंगे, किसने किया है। ये लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर से सारी की सारी चीजें हो रही हैं। उसकी वजह है अभी आपको कल हम बात कर रहे थे कतर की उस स्टेटमेंट का जिसको हैक किया गया, और उसके बाद जो है कतर के ऊपर सारे का सारा आसमान टूट पड़ा। तो हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे। मिसाल के तौर पे दुश्मन के जो हैकर्स हैं वो कहीं पे भी आ सकते हैं, वो किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, क्या पता कि पाकिस्तान से बाहर से कुछ हो रहा हो। तो इन तमाम चीजों के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेट करा लेंगे तो ज्यादा मामला। आपको भी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करानी भी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जीआईटी कहती है कि ये इल्जामात हैं, इल्जामात आयद कर रही है, और सरकारी इदारे कहते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। हैकिंग का मामला समझ आता है फरूख, अगर बात की जाए किसी को धमकाने की, जैसे बिलाल यासीन का मामला है तो वो भी समझ आता है कि इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि बिलाल यासीन इल्जाम आईबी पे आयद करे। लेकिन फरूख जो डॉक्यूमेंटेशन की बात है, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंटेशन इदारे खुद ही प्रोवाइड करें ना, वो तो किसी ने हैक नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब वो प्रोवाइड कर रहे हैं और जीआईटी कहते हैं हमें नहीं मिल रहे हैं, तो इस बात की तहकीकात किस तरह से? दरमियान में मेरे ख्याल में मैंने जो आपको कहा ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक जो है उसके बारे में थोड़ा सा असेसमेंट करने की जरूरत है। देखिए, मामला ये है डॉक्टर साहबा के दोनों साइडों पे ना जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल क्लास है या उसके सपोर्टर्स हैं, वो इस तमाम चीज को पॉलिटिकली देख रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम चीजें एविडेंस बेस पे होंगी। तो अगर हम सेकंड गेस करना चाहे तो कर ले फाबिया, लेकिन अभी एक और बहुत बड़ा केस जो है, एक और बहुत बड़ा मामला जो कि वीडियो फुटेज का है लीक होने का या रिकॉर्ड होने का, तो उसका फैसला अब मंडे को आना है उम्मीद है। तो वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर कैब जीआईटी जो भी करेगी टाइम उसको चाहिए या जो डेटा चाहिए मिल जाएगा। उसकी वजह है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर एक फाइल चलती है, क्लर्क के जरिए जाती है, पोस्टमैन के जरिए जाती है, आगे कैसे पहुंचती है, उसके अंदर 100 जगहें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो देख रहा है सारी चीजें, तो उन तमाम चीजों के अंदर मेरे ख्याल में हमारे यहाँ मीडिया जो है वो हर चीज को इतना मैग्नीफाई कर देता है कि हर चीज के अंदर आपको सिर्फ बदनीयती नजर आती है। बदनीयती के अलावा एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। कुछ कॉलेज को शामिल कर लेते हैं, मजीद बात करेंगे सवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? तो मोहम्मद आवाज से बात कर रहा हूँ। जनाब हुकुम। जीआईटी के हवाले से बात कर रहा हूँ। जनाब बोलिए। बात ये है कि वो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? अच्छा चले एक और उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा आप नाम बता दीजिए पहले। हिसाब पैदा रही है ये मुखालिफिन के साथ मिला हुआ दल मुल्क एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 36 साल 40 साल पुराना रिकॉर्ड पेश करने का कह रहे हैं, और डेट अच्छा बड़ी मेहरबानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। देखें बात यह है कि जितने भी स्टोरीज होती है उसके अंदर ओपिनियन डिवाइडेड होता है। कोई किसी को लगता है कि जो मीडिया के ऊपर 24 घंटे खबरें आ रही हैं वो सही है, किसी को कुछ और लगता है, किसी को कंस्पिरेसी लगती है। मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली अपने फैसलों से ये साबित किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो जेआईटी है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। अगर जेआईटी के अंदर कोई चीज कम या ज्यादा हो गई हो, मिसाल के तौर पे इंसान है ना हर जगह पे, तो सुप्रीम कोर्ट उसका भी इदराक कर लेगा, उसकी भी करेक्शन कर देगा। हमें सुप्रीम कोर्ट का काम जो है अपने हाथों में नहीं लेना है। मेरा ये दरखास्त है। और अफसोस की बात है कि रियासती चैनल पे बैठ के या अगर कोई जो है प्रो गवर्नमेंट चैनल हो वहां पे सिर्फ यही बात आ रही है कि इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करो, और दूसरी साइड पे जो आवाजें चल रही हैं, एंकर साहब आते हैं पन्ना वो करते, इससे साबित हो गया कि जी फलां गुनहगार है फांसी दो।
इस तरह की जो हरकतें हैं उसके बाद क्या रह जाता है? देखो ठीक है, अटॉर्नी जनरल सर साहब ने भी यही कहा कि लगता है कि जे आई टी ज्यादातर वक्त जो है वो टॉक शो देखने में गुजारा है, तभी उनको लग रहा है कि शायद जो इदारे हैं वो कहीं ना कहीं ताउन नहीं कर रहे या रद्दोबदल कर रहे हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा जरा बता दीजिए फरूख, ये फोन टेप करने वाली क्या स्टोरी है? ये कहा जा रहा है कि जी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से भी कहा गया, ऑफिस की जानिब से कहा गया है, और यशर साहब ने फिर जवाब में भी ये बात की कि जी टेलीफोन जो है वो टेप किए गए हैं JIT की जानिब से और इस तरह की चीजें हैं, तो ये किस लिए टेलीफोन टेप किए गए और सारा कुछ? अच्छा, ये तमाम बातें जो है मेरी दरख्वास्त आपसे यही है कि डोंट इवन टच देम विद अ बार्ज पोल। तो उसकी वजह ये है कि सारी की सारी चीजें यहाँ पे टेलीविजन का मवाद नहीं है, ये कोर्ट का मवाद है। तो कोर्ट के अंदर वो हो जाएगा क्या टेपिंग हो रही है, टैपिंग जो है किसी की हो रही है, नहीं हो रही है, किसकी क्या डिटेल्स मिल रही हैं, इन तमाम चीजों को एक साइड पे रखिए और ये देखिए कि इस वक्त प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के अंदर कोई कंप्लेन होगी वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आखिर में याद रखे JIT ने फैसला नहीं करना, JIT ने सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग करनी है। जितना होगा बहुत सारे लोगों को अनॉय भी करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ कोऑपरेट भी होगा, लेकिन एंड में जो है जो डेटा है अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, JIT ने नहीं करना। देखो जी फैसला तो करना है, लेकिन बात वही ना कि इस तरह की चीजें जितनी, क्योंकि कोशिश यही की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी, शायद JIT की जानिब से भी, गवर्नमेंट की जानिब से भी, कि कोई ना कोई चीज मुतनाज़ा ना हो, इसलिए सारी चीजें खुल के की जा रही थी। लेकिन इतनी ज्यादा मुतनाज़ा बना दी गई कि गेम किसी के भी फेवर में, फैसला किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट है, तो इतना मवाद जमा होता जा रहा है फरूख, जो बाद में मसला पेश कर सकता है। कॉलों को शामिल करते मजीद बात करते हैं सवाल से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं मोहम्मद कैसर बात कर रहा हूँ मुरीके से। मेरा एक छोटा सा ये सवाल है अपोजिशन पार्टियों से जनाब, पीपल्स पार्टी और PTI, ये दोनों नून लीग के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रही हैं और पता नहीं क्या क्या ये किसी के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं कि ये हुकूमत में ना रहें और हम हुकूमत में आए। मेरा सिर्फ इतना सवाल ये है कि जो इस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया से डेवलपमेंट करवाई है पाकिस्तान में, और जिस तरह से ये सारे मामला को लेकर चल रहे हैं, बाहर वाले और अंदरूनी मुल्क के जो मामला हैं उनको ये चैलेंज जो उनका मुकाबला कर रहे हैं, PTI और PP के पास ये उनके पास कोई पॉलिसी उनके पास है या उनके पास ये टीम वर्क ऐसा है कि जो इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? तौफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी तौफीक साहब बोलिए। माशाल्लाह फर्रुख खान कदाफी साहब को पहले सलाम और आपको भी सलाम। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं पिछले 1.5-2 साल से ये जो सिलसिला चल रहा है और तमाम रहनुमा, किसी भी जमात को मैं नहीं कह रहा, तमाम बड़े रहनुमा जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आवाम के जो जहन है, आप यकीन करें खवातीन किचन में खाना पकाना भूल गई है, उनको इसलिए आर्टिकल याद हो गए और एक आम आदमी जो है वो बेचारा जॉब के अंदर जाता है तो उसको भी उसके दिमाग के अंदर इतना सवार हो गया यार कि किसको सही समझी किसको गलत समझी। बिल्कुल सही। तो अगर मेरा सिर्फ एक ही मशवरा है ये तमाम चैनल्स के लिए, जितना पोलाइट वे में, जितना अच्छे अंदाज से PTV किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी टॉक शो को ऑन एयर करता है, बाकी चैनल से जितना शोर शराबा होता है, एक वक्त के अंदर आप 6 अफराद को बुला के आपस में चीखा चापी करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम खत्म तक चाय पी के अपने अपने घर मिलके चले जाते हैं और आवाम चबूतरों पे, होटलों पर बैठ के आर्टिकल 6, आर्टिकल 156, 92, 33, 44 वो बेचारे ड्यूटी के चक्कर में बढ़ गए हैं। फरूख पताफी साहब, मैं माशाल्लाह आपको बहुत लाइक करता हूँ, तो थोड़ा सा इस मामले को आप भी अनाउंस कर दें। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। इनका इसमें ग्रामी मैं नहीं नोट कर सका। जनाब आपने जो एक और कॉलर का भी कहा उसको सामने करते मजीद सिलसिले वाले से फरोख में जवाब भी दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करे, कहाँ से? मैं पिशावर से बात कर रही हूँ ना। मेरा प्रोग्राम पसंद करता है ना, बीमार है तो सारी तैयार आपको आपकी प्रोग्राम का इंतजार करता है ना आप। अच्छा,
आपके कोई पता नहीं बीमार है तो आपके प्रोग्राम का इंतजार करते हैं। मेरे ख्याल में फोन लाइन कट गई, लेकिन बेटा फिर दोबारा आप ट्राई कर लीजिएगा। इट विल बी अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अच्छा, दो बातें कही गई। एक तो मीडिया के बारे में कहा गया, आप सही कह रहे हैं। प्राइवेट मीडिया का मसला ये है कि पीटीवी का जो इशू है ना जी, हम लोग वी कैन अफोर्ड टू टॉक अबाउट एनीथिंग विद कंफर्ट। हमारे ऊपर कोई डंडा उठा के नहीं बैठा है, रेटिंग ये लाओ वो लाओ। रेटिंग आपकी मेहरबानी से बड़ी अच्छी आ जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन जब मैं प्राइवेट चैनल्स में काम करता था तो अगर प्रोग्राम कहीं पे ठंडा पड़ रहा होता था ना, प्रोड्यूसर की आवाज आती थी कान में कि इनको लड़ाएं, क्या हो रहा है, इतनी देर से जो है ना खामोश बैठे। अच्छा, आगे आप कोशिश कर लें, आगे आपके गेस्ट नहीं लड़ने को तैयार, तो प्रोड्यूसर आप पर मारे कि जी फिर खुद ही पड़ जाए। अच्छा, उसके बाद बंदे को पड़ जाना पड़ता था और उसके बाद अच्छा खासा तमाशा होता था। यू आर राइट अबाउट दीज थिंग्स कि मेरे ख्याल में वो होगा, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि रेटिंग का सिस्टम आपके हाथ में है, टीवी का रिमोट आपके हाथ में। अगर आपको कोई प्रोग्राम बुरा लगता है तो भाई उसको मत देखिए। अगर आप देखेंगे तो उसको रेटिंग मिलेगी, उससे उसकी ज्यादा तस्कीन होगी, उसकी सपोर्ट होगी। तो आपके हाथ में है तो साहब इस वक्त आप उसको तब्दील कर सकते हैं। पहले एक और भाई ने कहा जो अमेरिका से मेरे ख्याल में कॉल कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो है पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो हुकूमत पर तनकीद तो बहुत कर रही है, लेकिन क्या इनके पास प्रोग्राम्स है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने को है, लेकिन आजकल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ऐसे लोग तो आगे नहीं आते। वो आता है बंदा जो थोड़ा सा चमचागिरी करता है, थोड़ा सा आवे करता है, और उसके बाद टेलीविजन के ऊपर बैठ के किसी के साथ लड़ाई कर सकता है। पीटीआई के जितने लॉयर्स थे ये पैनामा पेपर्स केस के अंदर, वो सारे के सारे एंकर्स थे। तो आप उससे अंदाजा कर लेंगे, जब आप एंकर्स को सामने लेकर आएंगे तो उसके बाद जो सब्सटेंस वाला असल केपेबल बंदा है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा। तो नतीजा ये है कि पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई कोहेरेंट प्लान नहीं दिया। उसके साथ जो पंजाब में हो रही है वो आगे जाके हम उसके ऊपर तस्करा भी कर लेंगे। और जो पीटीआई है, पीटीआई तो समझती है कि वो बस बन गई। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सियासत से जो 2013 के चैनल्स पे भी चल रही थी आज तक वही चल रही है, इससे हुकूमतें नहीं बनती। मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब समझते हैं वो वजीर आजम बन गए। मुझे लग रहा है कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी इलेक्शन में 2018। ब्रेक का मुझे कहा गया कि ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन साथ में थोड़ी सी बात कर दीजिए क्योंकि उसके बाद मैं चाहती हूँ ब्रेक से वापस आए तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुआ है पीटीआई का उससे बात करें। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी की बात है तो सईद खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि बहुत ही गलत कर रही है जेआईटी अगर वो जा रही है कतर और वहां पे जाके बयान रिकॉर्ड करवा रही है। इस तरह वो अपनी अहमियत कम कर रही है। अहमियत किस तरह से कम हो रही है? जेआईटी का काम ही इन्वेस्टिगेशन करना, अगर वो जा रही है इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ये उसका प्राइज में इसमें अहमियत किस तरह से कम हो जाती है? अब मेरा रिएक्शन देख लें, मैं हैरान बैठा हूँ। बिल्कुल, इस बात का मतलब क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन खैर इसी हैरानगी के साथ जो है ब्रेक पे जाते ना, जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए हैं, क्या वजह है कि बहुत ही कम लोगों ने वोट डाला है, वजह क्या रही है, सारी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अब आपके सपने और चैनल पर की मोबाइल एप्लीकेशन से बच्चे को हर लम्हा बाखबर खबर उनकी पूछा या फिर खेल के मैदान से सारा दिन प्रैक्टिस फिर सख्त मुकाबले दुनिया भर के खबरें और चैनल पर की मोबाइल एप्लीकेशन से हर वक्त उनके साथ रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर खूबसूरत नशे के साथ खबर का अंदाज रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद शूटिंग और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। कुछ वो पूरी करती है खबरें मोबाइल तो मेरे फोन में आदत मौजूद रहती है, एक क्लिक वेलकम
बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जहां पे अगर बात की जाए तो एहतसाब पैनल के जो नेक मोहम्मद साहब है उनको शिकस्त हुई इमरान खान साहब के मुकाबले में। इमरान खान साहब जो थे वो तहरीक इंसाफ बल्कि इंसाफ पैनल के रहे हैं, लेकिन अगर वोट की बात की जाए तो सिर्फ 2 लाख वोट जो हैं वो कास्ट किए गए हैं और कहा यह जा रहा है करोड़ों अफराद हैं जो कि इस वक्त पीटीआई के मेंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ 2 लाख वोट होना ये बड़ी हैरानकुन बात है। इस पार्टी पे तो हर इलेक्शन में या तो खुद इमरान खान साहब का इनके धांधली होगी मेरे इलेक्शन में और कहीं से लोग नहीं आए या क्या वजह हुई है, वो पर हुआ क्या है कुछ समझ नहीं। करोड़ों लोगों की मौजूदगी में 2 लाख। आपने अभी जो नाम बताया ना उससे मुझे बड़ा जो है ना मजा आया। मेरे पास पूरे पैनल का नाम है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में 2 किस्म के इंतखाबात होते रह गए। एक होते रह गया इलेक्शन, दूसरे होते रह गए रेफरेंडम। रेफरेंडम और इलेक्शन में ये फर्क है कि इलेक्शन में शाम तक आपको पता नहीं होता था कि वोटर आके कास्ट करेगा या नहीं करेगा। जो रेफरेंडम है उसके अंदर क्या कुछ होता रह गया वो आपको पता है। सुबह 8 बजे भी जो है ना सारे के सारे बक्से भर जाते थे। सुबह 9 बजे तक जो है ना वोट का रिजल्ट जो है आप ले सकते थे कि क्या कुछ हुआ है। इस दफा मुझे लगता है पीटीआई ने जो है ना वो रेफरेंडम करा के छोड़ा है और उसकी वजह ये है कि देखिए पहले जो है बड़े बड़े लोगों के कंपटीशन में नाम आते थे। इमरान खान साहब चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में आते हैं नेक मोहम्मद खान साहब। कभी नाम सुना आपने नेक मोहम्मद खान साहब का? अच्छा, इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन के लिए जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इलेक्शन कर रहे थे, कंटेस्ट कर रहे थे। उनके सामने एक सैयद आफ्ताब शाह साहब हैं, ब्रैकेट्स में उनके नाम के अंदर फ्लायर के अंदर पता है मेंबर सीईसी लिखना पड़ा है कि अगले बंदों को ये नहीं पता था कि ये कौन साहब है, तो उनको बताना पड़ा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। उसके बाद जो है जहांगीर तरीन साहब के सामने तो चलो फिर भी सेनेटर रिटायर्ड डॉक्टर शहजाद वसीम साहब आ गए, लेकिन चलो थोड़े से जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अगर आप पोस्टों की बात करते जाएं तो आप हैरान होंगे। प्रेसिडेंट सिंध के लिए अगर एक साइड पे आरिफ अलवी साहब हैं तो उनके मुकाबले में रजा अजहर खान साहब है। नाम भी नहीं सुना आपने। अब ये तमाम चीजें करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये है कि अगले बंदों को पता है कि वोट चाहे हो या ना हो इमरान खान साहब ने खानापुरी के लिए इलेक्शन करवाए गए हैं, निशान तहरीक इंसाफ का बरकरार रहे, आगे कंटेस्ट का तो सिर्फ खानापुरी नजर चाहे अननोन नाम भी हो, लेकिन करो इतने लोग हैं, तादाद है मुजीबुर रहमान शामी कि वो बीच में आ सकते शामिल हो सकते हैं। अब मुजीबुर रहमान शामी साहब का नाम तो जानती हैं ना, बहुत मायनाज हमारे साथी हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया, ट्विटर पे किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई बात करती थी तब्दीली की। तमाम पार्टियों के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर कोई ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं होता है, तो पीटीआई के अंदर होता था। तब्दीली ये आई है कि इस वक्त जो है पीटीआई ने भी बाकी जमातों की तरह बनना पसंद किया है और उन्होंने इलेक्शन को खत्म कर दिया और इस तरह से हुआ है। तो मेरे ख्याल में उसके बाद आप जानती हैं कि क्या होगा। उसके बाद जो है पार्टी क्या खानापुरी तो हो गई, लेकिन जो जमहूरियत है वो अब पीटीआई से भी चली गई और ये सारे का सारा एक बंदे की वजह से हुआ है। उसकी वजह है कि शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन आराम से बन जाते। अच्छा, डॉक्टर अलवी जो है उस सिंध के प्रेसिडेंट भी आराम से बन जाते, चाहे उनके मुकाबले में उन जैसा ही कोई बंदा आता, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के लिए ये रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, तो जहांगीर साहब के लिए जो है सेक्रेटरी जनरल बनाना जरूरी था, तो उन्होंने सारे का सारा जो दूसरा एहतसाब पैनल है वो एहतसाब पैनल तो नहीं है, वो हिसाब किताब पैनल था, तो वो हिसाब किताब पैनल वोट ले गया। अच्छा, वो बेचारा जो है ना, जरूरी बात है किसी ने कहा होगा ना कि यार दिल जलतों को भी कहा होगा कि यार थोड़ी सी दिल जली करो, इधर वोट डाल दो। लेकिन बाहर कैफ जो है इन तमाम चीजों के अंदर आप देख सकती हैं कि पीटीआई भी उसी रविश पे आ गई है जो बाकी है, और उसकी वजह भी है। आज के दिन सफदर बुड़ाई साहब पंजाब से जो है ना उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ के जो है ना इधर अब आप बताना पीपल्स पार्टी बी टीम है या तहरीक इंसाफ बी टीम है? नहीं, अब तो पीपल्स पार्टी बी टीम हो गई ना। मैंने आपको पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ में चले गए। मैंने पंजाब के अंदर आपको बताया था कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की ये कैफियत है कि उसकी जितनी लीडरशिप है वो बिल्कुल इतनी ज्यादा तैयार बैठी है पीटीआई को ज्वाइन करने के लिए, जैसे जब बेटी का कोई निकाह हो जाए और उसके बाद रुखसती ना हुई हो तो बस सिर्फ इंतजार होता है कि किसी दिन रुखसती हो जाएगी और फिर वो अपने घर जाएगी। तो ये बिल्कुल वही कुछ हुआ है। इस वक्त जो है पीटीआई का मसला ये हो गया है कि पीपल्स पार्टी पंजाब, और ये पता है कि कारमा भी है, आसिफ जरदारी साहब ने जिस बंदे को वहां पे टिकट दी पंजाब के अंदर, जिस बंदे को मिनिस्ट्री दी, वो सारे के सारे पीटीआई के अंदर जाके बैठे। अब आसिफ जरदारी साहब को पूछना चाहिए अपने आप से कि उन्होंने क्या किया
और किस किस्म के लीड बनाए जो कि पार्टी के साथ ही खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक साइड पे पार्टी के लिए भी एक थोड़ा सा फायदेमंद काम हो गया है, उसका ये है कि पीपल्स पार्टी के जो ऐसे लोग थे, आप उनको बेशक इलेक्टेबल कह लें, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की नाकामी के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि वो पंजाब के अंदर जो है मिनिस्टर रहे और परफॉर्म भी नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ में कैसे परफॉर्म कर नहीं करेंगे ना। अच्छा, वैसे एक बात बताए, तहरीक इंसाफ का माइंडसेट क्या है? माइंडसेट क्या है, क्या चल रहा है तहरीक इंसाफ के जहन में कि जो पीपल्स पार्टी के वो लोग जो उनको ये लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ रहे इसलिए इनको वोट नहीं मिल पाया, अगर ये कहीं और होंगे या बीइंग इंडिविजुअल उनको वोट मिल सकेगा, कुछ ऐसा ही है? मेरे ख्याल में पीटीआई तो ये समझती है कि वो दिखाए कि एक पार्टी को तो वो खा गई है और दूसरी पार्टी के भी पीछे वो पड़ी हुई है, खा गई है या फिर उनके लिए आसानियां नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह के लोगों का जाना जो है ना शायद पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा। देखिए, पीपल्स पार्टी को इस वक्त पता किस चीज ने कामयाबी से रोका हुआ है? जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी गलत। अच्छा, उसके बाद पंजाब में तो बिल्कुल उस स्टेटमेंट के बाद से उनकी इज्जत जीरो भी नहीं रहेगी। मतलब पीपल डोंट कंसीडर। जरदारी साहब अगर किसी दिन पोडियम पे आके बकायदा उन्हीं कमेंट्स के बारे में बात करके अपोलोजाइज कर लें और फिर ये कहें कि जी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं एक साइड पे हो रहा हूँ और बिलावल संभालेगा, तो अगले दिन जो है ना पीपल्स पार्टी दोबारा खड़ी हो जाएगी पंजाब में। अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो एक से भी रास्ता शुरू हो गया पीटीआई का कि वो वहां से भी जितने लोग आ सकते हैं आ जाए, काफी से आ गए, पीपल्स पार्टी से आगे, जमातें इस्लामी से भी कुछ आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से और बहुत सारी जमातों के अंदर से भी लोग आ जाएंगे। एक में हर तरीके से काफी बच जाएगी सारी जमातों की एक ही अलग। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप सारे इकट्ठे होते हैं ना, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और वो बड़ी आपके लिए हैरान कौन होनी चाहिए। इंडिया के अंदर, यूपी के अंदर दो बड़ी पार्टियों ने जो है वो अलायंस किया था। एक तो वहाँ की गवर्निंग जो पार्टी थी और दूसरा कांग्रेस ने। अच्छा, उन्होंने किया ना, अवाम ने उसको क्या समझा? अवाम समझे कि पगली साइड बीजेपी इतनी बड़ी बन गई है कि अब जितने बड़ी बड़ी पार्टियां इकट्ठे हो रही हैं वो नाकाम होंगी। उसका नतीजा क्या हुआ? क्लीन स्वीप किया यूपी में बीजेपी ने। तो एग्जैक्टली यही कुछ होने जा रहा है पंजाब के अंदर। आपने पीएमएलएन को इतना बड़ा बना दिया है, अगर आप इसी तरह से मर्जर्स करते रहेंगे कि उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। सही सही। अभी क्योंकि आपने भारत की बात भी कर ली, बीजेपी की बात भी कर ली, जरा भारत के मजालिम की जाने भी आते हैं। नाज़रीन, सेकंड टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के 35वें सेशन में खिताब भी किया। अपने बयान में कहा है कि भारत ने जिस तरह से कश्मीरियों पर अपना जुल्म सितम जारी रखा हुआ है, इस तरह से भारत अपने जुल्म सितम के खुद ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ता आ रहा है। साथ ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कहा कि जिस तरह से डायरेक्ट फायरिंग की गई है तो 100 से ज्यादा जो कश्मीरी हैं उनको शहीद कर दिया गया। ये हालिया दिनों के वाकयात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। साथ ने कहा छर्रे वाली गन्स इस्तेमाल की गई, उससे कई सैकड़ों जो हैं वो लोग जो हैं वो नाबीना हो गए हैं। और इसी वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो 2016 का जो साल है वो मुर्दा आंखों का साल जो है वो करार दिया है। और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत अपने जुल्म सितम से बाज आ जाए, क्योंकि भारत अपने जुल्म सितम से बाज नहीं आ रहा और अपने रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां करता जा रहा है। एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में फरूख पाकिस्तान ने बयान दिया है, उजागर किया कश्मीर के इशू को। हम हमेशा ही उजागर करते हैं, लेकिन इस बार आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी 2016 का जो साल है वो नाबीना आंखों का, मुर्दा आंखों का साल करा दिया। बिल्कुल, मुर्दा आंखें तो आपके सामने है। जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है और जिस तरह से बच्चों को 12 से 14 साल के बच्चों को जो है नाबीना किया जा रहा है वो अफसोसनाक है। और मेरे ख्याल में इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अगर पाकिस्तानी मीडिया किसी दिन जागे और उसको पता चले कि जीआईटी के अलावा और दुनिया है और खासतौर पे कश्मीर के अंदर जो हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं वो हमारी तरफ से जो है वो सपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद शायद कश्मीरियों को थोड़ी सी और ढाढ़स मिलेगी। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अपोजिशन पार्टीज, एक बंदा बोला था बिलावल, उसके बाद बिलावल का मजाक इंडियन मीडिया ने उड़ाना शुरू कर दिया, बिलावल भी चुप हो गए। अदरवाइज अगर वो पाकिस्तानी मीडिया वो जो है बजाय ये कि किसी चीज को अप्रिशिएट करे मजाक उड़ा रहे हो। हाँ जी, एग्जैक्टली। अगर कश्मीर के ऊपर आप वो नहीं करेंगे, इसीलिए तो भाई मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ सॉफ्ट हो गया। अगर आप जो है इंडिया की चालों को नहीं देखेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। इस वक्त इंडिया जो है वो बिल्कुल उस शिकार की तरह है जो नरगे में बैठा है। अगर आप बंदूक या अपनी तोप, आपके पास तो तोपें हैं, वो इस्तेमाल कर सकें तो एक सेकंड में आपका दुश्मन उठ जाए। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम आपस में तो लड़ना छोड़ दें और हम लड़ते रहते हैं हर वक्त 24 घंटे, उसके बाद क्या होगा? अदरवाइज आप देखें पिछले 24 घंटे में 2 और कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। जाके 2 बिल्डिंग्स को उड़ा दिया इन्होंने, इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर के अंदर,
और उसके मलबे से हमारे 2 कश्मीरी भाई जो है उनकी लाशें मिली। वही वाली बात है, न्यूज़ टाइम्स भी जो है वो इस तरह की चीजें सामने पेश कर रहा है, हम भी बात कर रहे हैं और सारा कुछ दिखा रहे हैं। तो क्या वजह है कि फरूक किसी को सुनाई नहीं देता, ये जुल्म जो है नजर नहीं आता? कॉलर का मुझे कहा जा रहा है, कॉलर को शामिल कर। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है ना किसी को सुनाई ना देना, इसको छोड़ें आप। अभी मैं आपको बताऊंगा हम बोलते रहे और दिखाते रहे, हम क्या कर सकते हैं वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी आपको जिला उकाड़ा से। जनाब हुक्म करें। मौजा मंगल गाँव से। जी जी जनाब जनाब। जी सिस्टर, कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, गाँव की दरख्वास्त है, दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे। बिल्कुल सही है, कल नहीं है मैच, कल तो नहीं है, परसों, लेकिन अभी कश्मीर का है, कश्मीरियों के लिए भी दुआ कर लेते कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किल भी जो है उसको भी आसान करे। पाकिस्तान और भारत तो मैच करते रहेंगे, बस कश्मीरियों का मसला जो है वो हल हो जाएगा। और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी जब भी होगी, नवाज शरीफ की क्यादत में होगी या उनके हमजा या मरियम होंगे, जब भी होगी इंशाअल्लाह नवाज शरीफ खानदान का कोई इस्लामी पाकिस्तान को वज़ीर आज़म होगा तो कश्मीर आजाद होगा। और एक बात आपको आखिरी बताने दे दूं कि किसी को लीडर बनाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। इंशाअल्लाह इलेक्शन में जिस पोस्टर पर नवाज शरीफ की तस्वीर होगी और जिस पर शेर का निशान होगा वो उसी को पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे। बस जी अगले साल देख लेते हैं जी, इस तरह ही जिस तरह की है पार्टी को सपोर्ट करें, बाकी जी फैसला तो इलेक्शन में ही होगा। एक और पर उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम। कॉल मिल चुकी है आपकी। अच्छा कॉल मिला के ना साइड पे चले जाते हैं, तो ब्रेक लेके आ रहे हैं, सारे देर से वो कॉल मिला रहे होते हैं या थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही होगी ऑन एयर बोलना जो है वो शायद उसके अंदर भी हो जाता है, लेकिन बाहर क्या ये ह्यूमन सारे के सारे वो मामलात है, कोई मसला नहीं। जो भाई ने कहा कि क्रिकेट के लिए दुआ करें, बिल्कुल करें जी, इंशाअल्लाह ताला क्रिकेट के अंदर भी हमारी सारी दुआएं उनके साथ है। लेकिन ये याद रखिए कि क्रिकेट बाहर का, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक खेल है और उसके कंपैरिजन में हमारे कश्मीरी बहन भाई इस वक्त जिस जुल्म से गुजर रहे हैं उसकी एग्जाम्पल आपको किसी और मुल्क में नहीं मिलती, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो शाम हो, किसी और मुल्क में। इस वक्त दरिंदगी पूरी रियासत जाके इंसानों का शिकार कर रही है और ऐसे वक्त में हमें बातें करनी चाहिए, हमें ये तमाम चीजें खोल खोल के दुनिया के सामने रखनी चाहिए। आपने एक बात की थी, आपने कहा कि दुनिया नहीं देखती, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का खुद बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स, UN वगैरह सारे कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। हमारा मसला ये है, मैं जो कहता हूँ हमारी यूनिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर SCO में वजीर आजम साहब जाते हैं, वहां जाके पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम के बारे में जो कुछ भी आप कहना चाहे कह लें, पाकिस्तान में जमहूरियत है। इंडिया का वजीर आजम, उसके हाथ पे डायरेक्ट लहू है 2000 गुजरातियों का, ठीक है, मुसलमानों का, उसके बावजूद उसकी रियासत उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही। वो बंदा जाएगा वहां पे जाके तकरीर करेगा, जो कुछ करना चाहे करेगा। हालांकि जमहूरियत में ये होना चाहिए लोग कहें कि हाथ धो लेना क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो खून है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट बैठे हुए टेलीविजन के ऊपर क्या बातें कर रहे हैं। एक साहब बैठे हुए थे, वो फरमा रहे हैं कि जी अंडर इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करें। और खुदा के बंदे SCO में चले गए आप लोग, पाकिस्तान का इतना बड़ा इंकर्जन हो गया। प्लीज डोंट अंडरमाइन योर ओन अथॉरिटी। पाकिस्तान के अंदर जब परवेज मुशर्रफ साहब कहीं जाते थे तो हम ये तो नहीं कहते थे कि जी ये कोई सियासी तौर पे नहीं आए, ये जी इन्होंने मिलिट्री टेक ओवर किया। हम कहते थे कि पाकिस्तान की सरबराही करने वाला जो भी बंदा हो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। आज के दिन भी यही बात करने की जरूरत है। साइमल्टेनियसली इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत सारे भूचाल आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया की हुकूमत जो है वो बिल्कुल दीदा और बीना से फारिग है और इस वजह से वो मीडिया के ऊपर भी अटैक करने वाली है, शुरू हो गया अटैक। अच्छा, दूसरी साइड पे किसान जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिवोल्ट कर रहे हैं क्योंकि डिमोनेटाइजेशन जो होती है उससे गरीब आदमी मजीद गरीब हो जाता है। अच्छा, नहीं ठीक है, आप बोले, मैं ब्रेक का लेकिन हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, इंडिया डिमोनेटाइजेशन आती है, ब्रेक ले लेती है, लेकिन बात सुने, ये बात जरूरी है समझने की।
अच्छा, तीसरी साइड पे नरेंद्र मोदी अब जेलस भी होना शुरू हो गए एक और लीडर से। सुषमा स्वराज एकदम बहुत पॉपुलर हो गई है, तो उनको पता क्या कर रहे हैं, उनको उठा के पास कर रहे हैं, सदर के तौर पे कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रास्ते से चली जाए। इन तमाम चीजों में आपके पास तो सिल्वर बुलेट आ गई है कि अगर आप इंडिया की बुलेट को इस्तेमाल कैसे करें, सिल्वर बुलेट तो आ जाती है, इस्तेमाल नहीं हो आप ब्रेक ले लें, उसके बाद ब्रेक। उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब फारूक साहब ने कह दिया है कि क्योंकि जो है वो मेरी बात पे ब्रेक होती है, इसलिए ब्रेक ही नहीं होगी। नहीं, डिमोनेटाइजेशन पे ब्रेक की बात नहीं होगी। अच्छा चले, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने जो बात करनी है, बात यह है कि पाकिस्तान की रियासत जो कुछ भी कर रही है इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा है। दैट्स वाई इंडिया इतना शोर मचा रहा है। आज के दिन एक और वो जो यादव वाला जो वाकया है, मामला है, उसके अंदर भी इंडिया ने 6 महीने मांगे थे, उसको नहीं मिले हैं। तो उसके बाद आज के दिन जो है फिर कवर करने के लिए आगे से पता क्या कह रहे हैं, बगले साहब जो उनके स्पोक्समैन है उनके MEA के, वो आगे से कहना शुरू हो गया, नहीं हमने तो कहा कि अर्लीस्ट करें, लेकिन हमने प्रेसिडेंट दिए थे कि जी इसमें तो बड़ा टाइम लगता है, तो उसको गलत समझ लिया पाकिस्तान। ओ भाई, खुदा के लिए तुम्हारी प्रेयर वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल, तो 13 सितंबर तक कह रहे हैं कि जवाब जो है जमा करवा दीजिए। उसके बाद क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, फरूक क्या होगा, किस तरह से सब चीज? मेरे ख्याल में जब कुलभूषण यादव के वाले से आलमी अदालत में केस लग गया तो हमारा ही मीडिया ने बार बार कहा था कि जी अब तो हमारे हाथ से केस चला गया, कुछ हो गया, लेकिन अब समझ आती है कि केस तो अब शुरू होगा। इनफैक्ट देखें, मेरे ख्याल में अभी जो है एक तो जज साहिबान हमारी तरफ से भी एक एडहॉक जज जो है उनके अपॉइंटमेंट होगी, उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो पूरी तैयारी करेगी, उसके बाद जाके अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखेगी। ये हियरिंग जो है बहुत कम अरसे के लिए नहीं होगी, लेकिन ये जो आपने सितंबर की डेट दी वो अभी भी जो है प्रीमेच्योर है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने रिटर्न अपना मौक़िफ़ देना है, उसके बाद मेरे ख्याल में 2018 की जनवरी में जाके उसकी हियरिंग शुरू होगी। ठीक है, और वो कब तक चलती है, कुछ आइडिया कि कितनी लंबी होती है? 2-3 महीने हो सकता है मेरे ख्याल में। ठीक है, और उसके बाद जो भी डिसीजन है वो हो जाएगा। कॉलर को शामिल कर ले, फिर मजीद बात करते हैं सवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रावलपिंडी से दिलजीत बात कर रहा हूँ। बात कीजिए। तो बात ये है कि असल में कश्मीर के लिए हो रहा है, तकरीबन जब से मैंने होश संभाली है तो यही मसला चला आ रहा है, और हमारे अक़वाम मुत्तहिदा या बैरून मुल्क दहशतगर्द इंडिया को क्यों नहीं कहते? हाँ ना, यही तो बात। अभी तो फरूक ने डिटेल में बताइए कि जब आप इतने पैसे लेके जाएंगे, आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होगी, तो फिर वो सब अपने अपने मफादात देखेंगे। हाँ जी, लेकिन को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कीजिए और फरमाइए क्या कहना चाहेंगे। जी सर, मैं ये देख रहा हूँ, ये जो ना ये इतना जुल्म हो रहा है कश्मीर के अंदर, इतने लोगों को मारा जा रहा है। ये अब हमारे जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं इनको कुछ भी किसी का एहसास नहीं है। इतनी गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है, इतना कत्लो वार किया जा रहा है, किसी को कोई नजर नहीं आ रहा। जुल्म हो रहा है इतना, और गरीब बच्चे मारे जा रहे हैं, गरीब लोग मारे जा रहे हैं, भूखे प्यासे बेचारे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया। ने इसका कई बार जवाब दिया, फिर जवाब देंगे। कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? आशिक मुफ्ता शोरकोट से। जनाब हुक्म कीजिए। ये जो आप कश्मीर के बारे में कह रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये भारत की फौज जो है ये खुद एक दहशतगर्द है। बिल्कुल सही है। ये जो बुरहान वानी की शहादत के बाद ही उन्होंने कश्मीर में एक तहरीक चलाई और उसमें इस तरह से आज़ादी के लिए उन्होंने कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी बात बिल्कुल सही है। जवाब दे दूं डॉक्टर साहब? ये अभी और कॉल थे। देखिए जनाब, दहशतगर्दी का वाकया हमें नजर आता है, लेकिन इंडिया ने पिछले 15 सालों में 2 काम किए हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। एक साइड पे उसने बहुत पैसे बनाए हैं सारी दुनिया को ब्लैकमेल करके। एक साइड पे पता क्या करते हैं ये लोग, वो ये करते हैं कि पाकिस्तान को दिखाते हैं कि हम जंग शुरू करने वाले। उससे ये होता है कि दुनिया आके कहती है मत करो मत करो, उसके बाद कंसेशंस लेते हैं। अभी भी आपको पता होगा 25-26 तारीख को इस महीने की नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन कहानियां अब तब्दील हो गई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको कहा जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल अया हो गया है रोज़े रोशन की तरह कि इंडिया की मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर तपड़ नहीं है कि वो इतने बड़े मुल्क को संभाल सके। वो सिर्फ और सिर्फ डर खौफ के जरिए से हर जगह पे रूल करना चाहते हैं, और वो आपके सामने आ रहा है। तो ऐसे वक्त में चाहे जो कुछ हो, आप जो कुछ करेंगे उसका असर होगा।
आपने दो काम करने, एक तो खुद भी अमीर हो जाए, पाकिस्तान को अमीर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने पिछले 15 साल में हर मीडिया हाउस में अमेरिका, यूरोप के अंदर अपने बंदे घुसा दिए। उसी तरह से मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में और जगहों पे आप एक काम करें, उन्हीं से सीखें और उसी तरह से अपने लोगों को आगे करें। आप करते हैं तो आपका जो इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हक और सच आपके साथ है। सारी दुनिया इंशाअल्लाह ताला इंडिया की फौज को टेररिस्ट कहेगी। आज तो आपको पता होगा, चंद दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर उनका है, तो उसने जो है अपने आर्मी चीफ को कह दिया था ये गुंडों की तरह की बातें कर रहे हो। उसके बाद सारों ने मिल के उसका नाक रगड़वाया है। लेकिन बात यह है कि इस दफा जो इंडिया का आर्मी चीफ आया है वो सारे के सारे मेरिट सिस्टम को तहबाला करके आया, और इस वजह से नरेंद्र मोदी की जो पावर थी उसके अंदर सारी रिजेंटमेंट फौज के अंदर भी है। तो यू कैन रियली बेनिफिट एट दिस मोमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको शायद एक शॉट भी फायर ना करना पड़े, उनकी गलतियां उठाएं और उसको मैग्नीफाई करें। ये तो हो गया इंडिया की गलतियों के हवाले से, अपने मुल्क की गलतियों के ऊपर और मुतनाज़ बयान और गलत बयानात की तरफ आते हैं। अभी साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब ने या तो ये कि टीम की बुग़्ज़ में या फिर अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए मुतनाज़ बयान दिया, और जिस मुतनाज़ बयान में उन्होंने ये कहना था कि जो सरफराज अहमद साहब इनके जो कि कैप्टन हैं पाकिस्तानी टीम के, उन्होंने कोई कमाल नहीं दिखाया है मैचेस जीत कर या फाइनल में पहुंच के, और ना ही ये कि उन्होंने मैचेस जीते हैं बल्कि उनको मैचेस जितवाए गए हैं। वसीलों के हवाले से आमिर सुहेल साहब कहते हैं कि मैं टेलीविजन पे नहीं बता सकता कि वसीले क्या हैं, लेकिन मेरी खबर दुरुस्त है। उसके बाद से नाज़रीन, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से फाइनल मैच से पहुंची, और अगर पहुंची गई है तो बजाय ये कि हम अपनी टीम को क्रेडिट दें या अपनी टीम की हौसला अफजाई करें, हमने बार बार जो है आमिर सुहेल साहब जैसे लोगों ने जो है वो अपनी टीम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, और बजाय ये कि उनको अप्रिशिएट करें वो बार बार उन वसीलों की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं से किसी गलत रंग अब नजर आता है। चेयरमैन भी शहरियार खान साहब ने कहा है कि ये जो बयान दिया है आमिर सुहेल साहब ने, हम इस बयान पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम अपनी टीम के साथ खड़े, अपने कैप्टन के साथ खड़े, और इसके साथ साथ पैमरा इस बयान का नोटिस ले। फारूक, आमिर सुहेल का बयान मेरे ख्याल में उसके बारे में बात करते हैं, और आपने तो पूरे का पूरा राइट एक्ट पढ़ दिया उनके बारे में, जैसे होता है ना कि वो इंडाइटमेंट दे देते हैं, बिल्कुल उस पर बात करते हैं। मैं सिर्फ गुज़िश्ता से व्यवस्था एक बात और कर लूँ। आज के दिन कश्मीर वगैरह और बाकी सारी सिचुएशन को देखते हुए जनरल कमर बाजवा की स्टेटमेंट भी आई है, एंड यू शुड अप्रिशिएट दैट कि चाहे जो कुछ हो, पाकिस्तान फौज जो है वो अपने तमाम जिम्मेदारियां वो बिल्कुल तंदेही से अंजाम दे रही है, और उसके अंदर दहशतगर्दों से लड़ना और साइमल्टेनियसली कश्मीर के बॉर्डर पर नजर रखना है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है ना कि खून की कहानी सारी दुनिया नोटिस कर रहा है, तो वो आपका बॉर्डर एक्टिवेट कर देते हैं, और उससे ये होता है कि सारी दुनिया में हो जाता है कि इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर क्राइसिस वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीजों को नजर रखते हुए द इम्पोर्टेंट थिंग इज, अगर कप्तान अच्छा है, दूसरी साइड पे हमारे सिविलियन कप्तान, हमारे वजीर आजम साहब हैं, हमारे फौज के कप्तान, हमारे आर्मी चीफ हैं, इन लोगों के होते हुए वी शुडंट वरी। मेरे ख्याल में ये केस अच्छा खेला जाएगा। कप्तान से कप्तान पे आते हैं। अभी आपने सरफराज के बारे में कहा, सरफराज ने एक अपनी परफॉर्मेंस के जरिए आपको ये पावर कराया है कि ही इज अ रिलायबल प्लेयर और ही इज अ रिलायबल लीडर। हम PSL से उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उससे पहले अगर अंडर 18 का भी आप देखें तो अंडर 19 का अगर उसका भी देखें तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको नजर आती है। आज के दिन ही इज द राइट मैन एट द राइट प्लेस। अच्छा, आमिर सुहेल साहब ने जो बात की, जाहिर बात है कि वो बारे खातिर है, मेरे ख्याल में उनको किसी बात पे तय छाया हुआ था, उन्होंने बड़ी गलत बात की। मुझे आमिर सुहेल ना बनाइएगा, मैं आमिर सुहेल नहीं, किस बात पे तय? उन्होंने आगे से आज फरमा दिया कि जी मेरा असल में मामला ये था कि मियां दाद साहब की सालगिरह थी जिस दिन श्रीलंका से हम जीते हैं, तो उस दिन इनसे जाके सरफराज से कहा गया कि जी उनके नाम पे डेडिकेट कर दो। तो उस वक्त इन्होंने कहा कि जी वो तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो इन्होंने नहीं किया। तो मुझे लगा कि उनका सर फूल गया, तो मैंने आगे आके कर आपने ऐसा ही बयान दिया, कोई सियासत नहीं, कोई आज के दिन तो वो कह रहे हैं कि जो वसीले से मुराद जो है वो बुकीज नहीं थे, लेकिन बाहर कैप उनकी बात क्या उन्होंने कुछ मजीद क्या वसीले आपके ख्याल में होते? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाहर कैप सारे के सारे कंस्पिरेसी थ्योरी थी। मेरे ख्याल में इस वक्त आमिर सुहेल साहब जो है उन्होंने अपनी थोड़ी सी जो इज्जत थी वो भी गवा दी। और अगर आप बात करें हमारे कप्तान की, तो कप्तान बेचारा अपनी सारी मेहनत और मुशक्कत के साथ तो जा रहा है, खेल रहा है। ये जो परसों मैच नहीं होती इस तरह के बयान के बाद, जब आप सोचते हैं कि यार हम पाकिस्तान अपने लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान से इस तरह की
बातें, इंडिया से बातें समझ आती है। गंगोली ने आज बड़ा क्रिटिसाइज किया आमिर सोहेल को, मतलब बॉर्डर पार से हमें इस तरह के बयान सुनने मिल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अपनी टीम की किस तरह बर्थडे के लिए आपको डेडिकेट। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई कुडंट केयर लेस कि बॉर्डर की पल्ली सेक्ट से क्या कहा जा रहा है। बात यह है कि हर आमिर सोहेल के लिए पाकिस्तान में दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों चीयर लीडर है। आप और मैं चीयर लीडर है, तो मेरे ख्याल में सरफराज को दिल खराब नहीं करना चाहिए, जा पहचाने के साथ खेलना चाहिए। जीत और हार दोनों के अंदर एक बात जरूरी है, अगर जीत गए तो फिर सरफराज तो वैसे ही सरफराज है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता काम खराब भी हो गया तो अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग, तो मेरे ख्याल में इज द राइट मैन हु कैन बिल्ड द एंटायर क्रिकेटिंग सिस्टम इन पाकिस्तान एंड ही विल बी एन एसेट जो कि आने वाले दिनों में नजर आएगा। कार्रवाई कर सकता है। और वैसे भी बयान जैसे ये बात तो है, अगर थोड़ा सा क्रिकेट से हटके भी हम देखते कि जब इस तरह के मुतनाज़ा बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं से वायरल भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनकी बातगश्त भी होती है। क्या वजह है कि किसी भी आदमी को प्रोमिनेंट होने के लिए हमेशा मुतनाज़ा बयान ही देने पड़ते? अच्छा, एक बात जो है ना वो तो देखें, प्रोमिनेंट तो वो है, ये आप नहीं कह सकते कि वो बड़े दिनों से पूछ, लेकिन बार कैब जो है, मैं एक बात कहूंगा और वो ये है कि वायरल के लिए एक चीज कर ले, जब वायरल होता है ना कोई वीडियो तो पेमरा इज नॉट सपोज टू टेक केयर ऑफ इट, पीटीए। ये जो इंटरनेट के सारे मामलात हैं ये सारे के सारे पीटीए देखता है। हमारे यहाँ पहले भी होता है, पेमरा क्या कर रहा है जी, वो भाई पीटीए कर रहा है। टेलीविजन होता है, इनकी टेलीविजन पे जब बात करते शायद इसलिए कर रहा है, लेकिन वायरल होने से तो टीवी का कोई ताल्लुक नहीं है ना। लेकिन बाहर के दोनों सूरतों में इशू ये है कि अगर आपके मुल्क के अंदर बैठ के कोई बंदा पॉल्यूट करेगा एनवायरमेंट को, देखिए इस वक्त अफसोसनाक बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर सक्सेस हो जाती है तो वो जो है सक्सेस जो है वो अवाम की सक्सेस या आपके प्लेयर्स की नहीं है, और अगर आप हार गए तो इसका मतलब ये है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज की दुकान खुल गई। तो ये अब नहीं हो सकता। और आमिर सोहेल साहब मेरे ख्याल में बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे। जैसे जरदारी साहब की स्टेटमेंट का मैंने जिक्र किया था कि आज के दिन पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी साफ हो गई, आमिर सोहेल साहब को पता नहीं किसने कह दिया था कि इस तरह की फजूल बात है। सही। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बिल्कुल खत्म हो गया नाज़रीन। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम ऑन सेम चैनल। तब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल। और जी हाँ, इतवार को मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, तो डेफिनेटली रमजान का महीना तो अपनी टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेगा। और अगर हार भी जाए टीम तो दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है, बस अच्छा खेल जो है वो नजर आना चाहिए। दुआ करेगा इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे, चलो कह रहे तो बिल्कुल इंशाल्लाह जीतेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम ऑन सेम चैनल। तब तक का बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।